जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समग्र मांग का कॉन्सेप्ट समझ लें। आपकी जो पुस्तक है यदि आप उसके अनुसार पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ही उसमें दे दिया है मांग फलन। ठीक है, समग्र मांग फलन जो अभी आपको समझ में नहीं आ पाएगा। पहले आपको समग्र मांग का कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, उसके बाद आप उसको समझ पाएंगे। तो पहले हम समग्र मांग का कॉन्सेप्ट समझ लें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले हमने मांग का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है कि मांग किसे कहते हैं। इसके पहले जब हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा हुआ था तो वो मांग था। उसको जब हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसमें किसी एक वस्तु की मांग पर हम परिभाषित करते हैं, एक वस्तु को लेकर। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसके अंतर्गत जब हम मांग को पढ़ेंगे तो इसमें रहता है समग्र मांग। समग्र मतलब कि पूरा या फिर कुल, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। अब देखिए, मांग को हमने जब परिभाषित किया था या मांग को जब समझा था तो उसमें हमने दो तीन चीज़ें क्या रखी थी, उसको परिभाषित करने के लिए थे। जैसे कि आय हो गया, वस्तु की कीमत हो गया, उपभोक्ता की तत्परता हो गया। तब जाके हमने मांग को परिभाषित कर पाया था। किस प्रकार से कि मांग क्या होती है। जब इसको हमने परिभाषित किया था तो हम ये लिखते थे कि एक निश्चित समय में एक किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर जब उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करने के लिए तत्पर रहता है तो वैसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं समग्र मांग। तो जिस प्रकार से हमने मांग को परिभाषित कर दिया, ठीक इसी प्रकार से हमें समग्र मांग को भी परिभाषित कर लेना है, तब जाके हम ठीक से इसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, एक बार पहले इसे पढ़ लेते हैं। समग्र मांग से अभिप्राय एक वित्तीय लेखा वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, जिस प्रकार से हमने एक निश्चित समय लिया था, जब हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग को समझा तो एक निश्चित समय बोला था। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, समग्र मांग से अभिप्राय एक वित्तीय लेखा वर्ष, यानी कि एक वर्ष। यहाँ भी समय फैक्टर महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कुल मांग से है। किसका? समग्र मांग से अभिप्राय एक वित्तीय लेखा वर्ष के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कुल मांग से है। कुल मांग से मतलब कि सभी वस्तुओं की मांग से। कितनी मांग हुई है, किस वस्तु की कितनी मांग हुई है, अब वो नहीं देख रहे हैं हम। जब किसी एक वस्तु की मांग देखते हैं तो वो किस में चला जाता है, हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, निश्चित व्यक्ति या फिर एक इकाई की हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जब हम सभी का योग करते हैं तो वो कहाँ पर आ जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो अभी समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र मांग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या पढ़ लिया, समग्र मांग से अभिप्राय एक वित्तीय लेखा वर्ष में के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कुल मांग से इसका अभिप्राय है। इसके बाद जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग तथा इनके लिए प्रेरित निवेश का योग होती है। क्या होती है, एक तो उत्पादित जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं उनके उपभोग से वस्तुओं और सेवाओं का योग कर लिया जाता है, जितना उपभोग हो गया है उसका। उसके बाद उपभोग तथा इनके लिए प्रेरित, किसके लिए, उपभोग के लिए प्रेरित निवेश का योग होती है। निवेश का योग मतलब कि देखिए, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए निवेश करते हैं तो उसका भी उपभोग होता है, इसीलिए इनके लिए प्रेरित निवेश। ठीक है, तो निवेश को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब एक बात और गौर करने वाली है, यहाँ पर समग्र मांग अर्थव्यवस्था में आय के स्तर पर निर्भर करती है। तो जब भी हमें आंसर लिखना है सबसे पहले तो हमें एक परिभाषा लिखनी पड़ती है। तो परिभाषा में हम इतना कॉन्सेप्ट लिख देंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। किस प्रकार से कि समग्र मांग से अभिप्राय एक वित्तीय लेखा वर्ष के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कुल मांग से है, जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग तथा इसके लिए या इनके लिए प्रेरित निवेश का योग होती है। ये क्या हो गया, समग्र मांग की परिभाषा समझ लीजिए। अब समग्र मांग में और क्या हमें लिखना है कि समग्र मांग अर्थव्यवस्था में आय के स्तर पर निर्भर करती है। अब आय के स्तर पर निर्भर करती है मतलब कि आय इसको प्रभावित करती है, किसे, मांग को। ये तो हम जब किसी एक वस्तु की मांग करते हैं तो हमने क्या पढ़ा हुआ था, मांग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा हुआ था। तो कारकों में एक आय भी एक कारक है जो क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में आय के स्तर पर क्या होती है, समग्र मांग निर्भर होती है, डिपेंड होती है। किस प्रकार से डिपेंड होती है
यदि आय का स्तर ऊंचा हो जाता है, ऊपर रहता है, आय बढ़ती जाती है लोगों की। देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था होती है वो निरंतर विकास करती रहती है, धीरे धीरे से बढ़ती रहती है, ठीक है। अब जैसे आय का स्तर ऊंचा होता जाता है, समग्र मांग भी अधिक होती जाती है, और यदि आय का स्तर नीचे गिरने लगता है तो समग्र मांग भी कम होने लगती है। तो ये किस पर निर्भर रहती है? आय के स्तर पर। अब हम यहाँ पर एक बात और भी हम लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जिस दर से आय बढ़ती है, आय में वृद्धि होती है, उस दर से मांग में वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक समय के बाद अर्थव्यवस्था में आय का जो स्तर रहता है वो मांग से अधिक हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग बचत करने लगते हैं। किस प्रकार से? देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ता है, ठीक उसी दर से समग्र मांग में वृद्धि नहीं होती। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, मतलब कि यदि आय आपकी मान लीजिए 1000 रुपये बढ़ रही है, 1000 रुपये आय बढ़ रही है, लेकिन मांग आप 1000 रुपये की नहीं करोगे। आप कितनी कर सकते हो? इससे कम कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे? पैसे की बचत करोगे। जैसे 1000 रुपये आपकी आय में वृद्धि हुई तो आप 900 रुपये खर्च करके 100 रुपये की शायद बचत भी कर सकते हो। और 2000 रुपये की यदि वृद्धि हो जाती है आपकी आय में, तो फिर क्या करोगे? आप और ज़्यादा पैसा बचाओगे, आपका घर खर्च निकाल के बाकी और बचत करने लगोगे। तो इससे क्या होता है? जो बचत होती है वह अर्थव्यवस्था में निवेश होने लगती है। क्या होने लगती है? निवेश। आप जो बचत करते हो, जैसे हमने पिछले अध्याय में समझ लिया, आप बचत करके बैंकों में जमा करोगे, बैंक उस पैसे को उद्योगपतियों को, व्यापारियों को ऋण के रूप में बांट देगी। फिर व्यापारी उसको कहाँ लगाएंगे? अर्थव्यवस्था में लगाएंगे, अपने व्यवसाय में लगाएंगे, मतलब कि अर्थव्यवस्था में लगा रहे हैं तो और रोजगार उत्पन्न होंगे तो और आय बढ़ेगी। इस प्रकार से जो आपकी बचत होती है वह क्या हो जाती है? निवेश में बदल जाती है, ठीक है। तो अब यदि हम समग्र मांग का एक समीकरण बनाएं तो किस प्रकार से निकल के आएगा? देखिए समीकरण के रूप में इसे यदि हम लिखेंगे तो समग्र मांग बराबर उपभोग प्लस निवेश, ये हम लिखते हैं। तो एडी से हम किसको प्रेजेंट करते हैं? एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अंग्रेजी में समग्र मांग को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसे हम फॉर्मूले के रूप में यदि लिख रहे हैं तो सी प्लस आई, उपभोग को सी से प्रेजेंट कर रहे हैं, निवेश को आई से। यहाँ पर उपभोग मतलब कि कंजप्शन और निवेश मतलब कि इन्वेस्टमेंट। इतना समझ लिया तो हमारा समग्र मांग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। किस प्रकार से कि भाई समग्र मांग क्या होती है, उसकी परिभाषा हमें आनी चाहिए। उसके बाद उसके बारे में भी हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, यदि प्रश्न थोड़ा सा अच्छा बड़ा आता है, अच्छे मार्क्स का आता है। क्या लिख सकते हैं कि समग्र मांग जो है अर्थव्यवस्था में आय के स्तर पर निर्भर रहती है। यदि आय का स्तर ऊंचा रहता है तो समग्र मांग भी अधिक रहती है, और आय का स्तर नीचा रहता है, गिर जाता है, तो फिर समग्र मांग भी कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है? क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि जिस गति से आय में वृद्धि होती है उस गति से समग्र मांग में वृद्धि नहीं होती है। कि आय का स्तर जिस प्रकार से बढ़ता है, मांग का स्तर उस प्रकार से नहीं बढ़ता है, क्योंकि लोग फिर बचत करने लगते हैं और जो बचतें होती हैं भाई निवेश में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए इसको हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो समग्र मांग बराबर उपभोग प्लस निवेश कर लेते हैं। इतना समझ लिया। अब चलिए इसे हम तालिका और रेखा चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात और देखना है कि जब आपके पास आय नहीं होती फिर भी आपको जीवन यापन के लिए कुछ जरूरी होता है, मतलब कि उपभोग तो रहेगा, आय हो या ना हो। अब समग्र मांग की जो अवधारणा है तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा यदि उसे हम स्पष्ट करें तो जिससे क्या पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में आय के बढ़ने से समग्र मांग में वृद्धि होगी, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ समझा है, जो ये समझा है कि आय का स्तर ऊंचा होगा तो समग्र मांग भी बढ़ेगी, और आय का स्तर नीचा होगा तो समग्र मांग भी कम होगी। तो वही हमें अब तालिका में भी दिखाना पड़ेगा कि समग्र मांग में वृद्धि होगी यदि आय बढ़ेगी तो। और इस बात का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आय शून्य होने पर भी समग्र मांग कुछ ना कुछ जरूर होगी, ठीक है। आय शून्य होने पर समग्र मांग कुछ ना कुछ जरूर होगी, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ खाद्य वस्तुओं, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है जिस पर व्यय करना पड़ता है। अब ठीक है, तो अब यदि हम इसे टेबल में उतारते हैं यही कॉन्सेप्ट को, कौन से कॉन्सेप्ट को, कि सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना है कि आय शून्य हो तो भी समग्र मांग कुछ ना कुछ तो होगी। मान के चलिए यहाँ पर हम 20 कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो समग्र मांग है वह है 20 है और आय हमारी 0 है।
अब एक काम करते हैं, हम इसे हम 10-10 में बढ़ा लेते हैं और इसको 5-5 में बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ भी सही बन जाएगा और हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। किस प्रकार से, मान के चलिए आय बढ़ जाती है 10, तो ये जो समग्र मांग है ये फिर कितनी हो जाएगी 25। आय 20 हो जाती है तो समग्र मांग कितनी हो जाएगी 30। इस प्रकार से इसको हम बढ़ा लेते हैं, पूरा 30 हो जाएगा और यहाँ पर 35, फिर इसके बाद यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 40 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 50, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 45। इसके बाद यहाँ पर 60, यहाँ पर हो जाएगा फिर 50। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 70, तो यहाँ पर फिर 55 यानी कि 55, और यहाँ पे 80, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 60 हो जाएगा। अब हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा है यहाँ पर कि एक समय के पश्चात ऐसा होता है कि आय का स्तर में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, लेकिन समग्र मांग उस हिसाब से नहीं बढ़ती है क्योंकि लोग बचत करने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें, इस कॉन्सेप्ट को समझें, तो आय तो कंटिन्यू बढ़ रही है, लेकिन समग्र मांग यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या हो गई है, बराबर हो गई है, उसके बाद फिर कम होने लगी है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि इस एरिया में क्या होने लगी है, बचत होने लगी है, ठीक है। क्या होने लगी है, बचत होने लगी है। तो आय को हम प्रेजेंट करते हैं बाय से, ठीक, बाय से प्रेजेंट करते हैं, तो आय क्या होगी हमारी, कंजप्शन प्लस सेविंग, कंजप्शन प्लस सेविंग, यानी कि उपभोग और बचत दोनों मिला के हमारी आय होती है। और समग्र मांग क्या होती है, समग्र मांग मतलब कि एडी हमारी होती है कंजप्शन प्लस निवेश, आई, ठीक है। अब ये जो बचत हो रही है ये कहाँ जाएगी, निवेश के रूप में जाएगी। अब इसे हम यदि ग्राफ पर उतारें तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पर हम ये ग्राफ तैयार कर लेते हैं, पहले एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम कौन से अक्ष पर समग्र मांग को प्रेजेंट कर रहे हैं और कौन से अक्ष पर आय को। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर क्या कर दें, आय को प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम आय और यहाँ कर देते हैं हम समग्र मांग। ये दोनों हमने प्रेजेंट कर दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले हम कॉलम कर लेते हैं और इसको प्रेजेंट कर देते हैं। आय को पहले प्रेजेंट कर देंगे और बाद में फिर हम इसको समग्र मांग को प्रेजेंट करेंगे। तो कितने हैं ये आपको आपके अनुसार रखना है। तो यहाँ पर हमने आय को प्रेजेंट किया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर हो जाएगा 90, ठीक है। यहाँ तक हमने प्रेजेंट किया है। इसके बाद यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये यहाँ पर 90। अब ये हमें ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर हमने 5-5 में लिया है और यहाँ पर लिया है 10-10 का। तो सबसे पहले हम आय को प्रेजेंट करेंगे। तो आय कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। तो 0 पर तो 0 ही है और 10 पर 10 है। इसी प्रकार 20 पर 20 ही है। ये इस प्रकार से हम हमारा जिस प्रकार से मांग वक्र बनता है, पूर्ति वक्र बनता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा ये वक्र बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा स्ट्रेट, एकदम से सीधा। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आय वक्र। आय वक्र मतलब कि बाय बराबर सी प्लस एस, सी प्लस एस मतलब कि सप्लाई। अब इसके बाद हमें समग्र मांग को देखना है कि ये कहाँ पर बराबर हो जाती है। हमें कॉन्सेप्ट क्या दिखाना है यहाँ पर कि एक स्तर के बाद जो है समग्र मांग कम हो जाती है और आय का स्तर अधिक होता है। तो ये हमें दिखाना है। अब देखिए समग्र मांग को हम प्रेजेंट करेंगे तो 0 पर जहाँ पर हमारी आय नहीं थी वहाँ पर भी समग्र मांग कितनी थी, 20 थी। तो 20 पे ये हमने प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद फिर क्या है, जब जहाँ पर हमारी आय बढ़ने लगी 10 हो गई तो हमारा जो समग्र मांग है वो कितनी हो गई है, 25। तो यहाँ पर ये 10 है तो 25 कहाँ हो जाएगा, इसके बीच में। तो ये हो गया है यहाँ पर 25। इसके बाद 20 पर कितनी है, 30। तो 20 पर ये 30 कर दीजिए आप यहाँ पर। इसके बाद 30 पर कितना हो गया है, 35।
तो ये इसके बीच में 35 यहाँ पर आ जाएगा, और 40 पर कितना हो गया है 40, मतलब कि यहाँ पर बराबर हो गया है। और 50 पर कितना हो गया है 50 पर 45, तो 40 और ये यहाँ पर हो जाएगा 45। इसके बाद 60 पर 50 और 70 पर 55, 80 पर 60। अब इसको हम यहाँ से पूरा मिलाते हैं तो ये इस प्रकार का ग्राफ हमारा निकल के आएगा। ये सीधा बनेगा, यदि आप स्केल से बनाएंगे तो इसको हम क्या प्रेजेंट करेंगे, एग्रीगेटेड डिमांड या एग्रीगेट डिमांड। तो इसको करते हैं C प्लस आई। ये क्या हो गया C प्लस आई, मतलब कि उपभोग प्लस निवेश। तो इतना हमने बता दिया। अब हमने यहाँ पर क्या देख लिया, जो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिया था, किस प्रकार का डिस्क्रिप्शन लिया था कि जो समग्र मांग रहती है वह क्या होता है कि आय के स्तर पर निर्भर रहती है। आय के स्तर पर मतलब कि आय जब शून्य रहती है तब भी समग्र मांग कुछ रहती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है उस हिसाब से समग्र मांग में वृद्धि नहीं होती है। वो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखाना था। अब देख लीजिए, आय जैसे जैसे बढ़ रही है समग्र मांग भी बढ़ रही है, लेकिन एक बिंदु के पश्चात क्या होता है कि समग्र मांग उस हिसाब से नहीं बढ़ती है जिस हिसाब से आय में वृद्धि होती है, क्योंकि लोग क्या करने लगते हैं, फिर बचत करने लगते हैं। तो बचत कहाँ फिर हो जाती है शामिल, इन्वेस्टमेंट के रूप में अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाती है, और सेविंग के रूप में वो पैसा निवेश हो जाता है। ठीक है, तो आय तो बढ़ती है लेकिन जो हमारी समग्र मांग है वह उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। तो यह इस बिंदु पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतुलन का बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा, संतुलन का बिंदु। ये संतुलन हम क्यों कह रहे हैं आगे जाके हम सारा समझेंगे। तो संतुलन बिंदु यहाँ पर होगा, इसको आप अभी से ध्यान रख लेंगे तो आगे जाके आपको काम आएगा। ठीक है, तो हम क्या समझ सकते हैं इसको, यदि हम यहाँ मिलाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक निश्चित समय के पश्चात अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग रहती है वह आय के स्तर से कम हो जाती है और आय का स्तर समग्र मांग से अधिक हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट इतना किसके लिए है, केवल समग्र मांग के व्यवहार के लिए। ठीक, किसमें, आय में और समग्र मांग में जो संबंध है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि समग्र मांग और आय में संतुलन स्थापित कब होगा, तो उसको भी हम इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। इतना समझ लिया तो इतना ही कॉन्सेप्ट यदि आज आपने क्लियर कर लिया है तो ये आपके लिए काफ़ी है। अगले चैप्टर में हम इसके घटक भी देख लेंगे अगली क्लास में कि समग्र मांग के घटक कौन कौन से होते हैं, तो जिसके द्वारा ये सब प्रभावित होते हैं या फिर संतुलन की स्थिति निर्धारित की जाती है, किसके अंतर्गत, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो समग्र मांग का कॉन्सेप्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।